जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर वेंसडे को यूके के वक्त जो 1 o'clock है अराउंड, उसमें आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। मसरूफियत की वजह से सम टाइम 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मुझे इस सूरत में I'm एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो मेरी मसरूफियत की वजह से सम टाइम ऐसा हो जाता है। ये प्रोग्राम, जैसा कि अब आप इसके फॉर्मेट से बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे कि ये आप लोगों के जो सवालात मुझे आप भेजते हैं वीक के दौरान, उसकी रोशनी में मैं तरतीब देता हूं और कोशिश ये होती है कि जो सवालात आपकी तरफ से आए होते हैं उनके जवाबात आप लोगों को पहुंचा दूं। मकसद सिर्फ आप लोगों की खिदमत है, आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देना है जो आप चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि वेयर यू स्टैंड। ठीक है। कोई भी, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब भी आपका कोई भी कानूनी मसला हो तो कम से कम आप उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लें, ताकि कोई भी काम करने से पहले, ताकि फिर आप बाद में ये ना कहें कि जी हमें तो इसका पता नहीं था। इस मेरे प्रोग्राम में ये होता है कि आपका इमिग्रेशन लॉज के हवाले से, फैमिली लॉज के हवाले से, नेशनैलिटी लॉज के हवाले से, असाइलम के हवाले से, पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से, विल्स एंड प्रोबेट के हवाले से, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, यानी लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी जो आपका सवाल हो वो आप मुझसे पूछते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दूं मैं। ठीक है। तो आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले का प्रोग्राम है। कुछ सवाल से पहले जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप ज़रा नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं। लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, क्योंकि यूके हुकूमत ने अब यूके के अंदर नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, जो कि जनवरी 2021 के बाद से वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि 31 दिसंबर तक तो ये ब्रेक्सिट का सिलसिला है। ब्रेक्सिट के फ़ौरन बाद ये इसको लागू करना चाह रहे हैं। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये आप का जो वर्क रिलेटेड वीज़ाज हैं उनके लिए है। ठीक है जी, यानी अगर आप यूके के अंदर काम करने के लिए आना चाहते हैं तो फिर, और जनवरी 2021 के बाद से अभी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है, ताकि पहले से बता रहा हूँ 5-6 महीने पहले, ताकि आपको पता हो कि वेयर यू स्टैंड, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने यूके में काम करने के वीज़े पे ऊपर आना है। तो अब नए जो सिस्टम है इसमें ये होगा जी कि आपको 70 पॉइंट जो हैं वो सिक्योर करने पड़ेंगे। आप अगर यहाँ पे यूके में काम करने के लिए आते हैं, यानी जिसको पुराने ज़माने में हम वर्क परमिट या पहले टीयर 2 की एप्लीकेशंस हम कहते थे, अगर उस को आप अपने ज़हन में रखें, तो अब अगर आप आना चाहते हैं काम करने के हवाले से, तो उसमें फिर ये है कि आपको 70 पॉइंट सबसे पहले तो सिक्योर करने हैं। ठीक है जी, 70 पॉइंट होंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अब ये 70 पॉइंट होंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको 50 पॉइंट्स जो हैं वो आपको करने हैं, वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, नॉन निगोशिएबल है। ठीक है, वो तो आपको हर सूरत में होने हैं। उसके लिए क्या है जी, पहले सबके लिए ये है कि आपके पास एक जॉब ऑफर हो। ठीक है, उस एम्प्लॉयर से जो कि होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर एम्प्लॉयर है, वो आपको अगर जॉब ऑफर करता है और आपकी मिनिमम जो वेज है नए सिस्टम के मुताबिक वो 20,480। ठीक है जी, ये अगर आप
आपको स्पॉन्सर लाइसेंस वाला बंदा ऑफ़र करता है तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गए 20 पॉइंट। फिर अगर आपने जो आप की जॉब है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इंग्लिश टेस्ट पास कर लेते हैं तो उस इंग्लिश टेस्ट के हवाले से आपको 10 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे जनाब 30 पॉइंट। फिर ये है कि जो जॉब आपको ऑफ़र की गई है उसका लेवल जो है वो यहाँ पे अब ए लेवल है उसका, या फिर जो है वो आपको जो स्किल्स हैं उसकी वो RQF लेवल 3 जो है उसके बराबर हो, यानी जिसको हम यहाँ पे ए लेवल कहते हैं। पहले ये ग्रेजुएशन लेवल होता था लेकिन अब इसको उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया है। तो इस हवाले से अगर आपका जॉब जो है वो लेवल ए लेवल के बराबर है तो उसके भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको ये 50 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है जी, ये 50 पॉइंट तो आपको हर सूरत में लेने हैं। अब लेकिन क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो तो ये है कि आपने 70 पॉइंट करने हैं, तो अब बाकी जो 20 पॉइंट हैं वो कहाँ से आएंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर आगे जो है ट्रेडेबल पॉइंट्स हैं। ट्रेडेबल का मतलब ये वैसे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि वो आपने अर्न कर सकते हैं। उसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, 3 कैटेगरीज में है। पहली तो ये है कि अगर आपकी सैलरीज जो है वो हायर है, ठीक है जी, या फिर आप जो है वो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आपकी जॉब आती है, और तीसरा ये है कि आपने PhD की हुई है। ठीक है जी, ये 3 अब वो फैक्टर्स हैं जो कि नेगोशिएबल्स हैं और इनसे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपकी हायर सैलरी है, अब वो सैलरी जो है, अगर आपकी सैलरी जो है वो 25,600 पाउंड या उससे ज़रा 1 पाउंड भी अगर ज़्यादा है तो वो आपको जो है वो 20 पॉइंट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। वो 50 पॉइंट तो आपने ऊपर वाले ले लिए। अब इसमें अगर आप की जो जॉब, आपकी जो सैलरी है वो अगर 25,600 पाउंड अगर आपकी सैलरी है तो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और आपके वो 50 वो और 20 ये आप करेंगे तो आपके 70 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करें कि वो मिनिमम तो आपने जो 20,480 है वो तो आपके पास है, वो सैलरी है। इसके बाद आपने जो है वो PhD की हुई है। अच्छा, PhD को भी इन्होंने 2 कैटेगरीज में किया है। अगर आपकी जो PhD है वो साइंस, इंजीनियरिंग, जो है टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपकी PhD है तो इसमें आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बेशक आपकी जो सैलरी है वो 20,000 भी है, 20,480 भी है, तो फिर और आपने ये PhD की हुई है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में, तो वो आपको जो 20 पॉइंट हैं वो इसके मिल जाएंगे, तो फिर भी आपके 70 पॉइंट। लेकिन अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में PhD की हुई है जो कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में नहीं आते, तो उसमें फिर आपके 10 पॉइंट हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप थोड़े मार्क खा जाएंगे, तो वो नहीं होंगे। फिर जो तीसरा जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि वो अगर आप की जो जॉब है वो है कि कहीं आप नॉन जो आपके हैं जहाँ पे यहाँ पे कमी है किसी में, तो उसमें आप जिसको हम कहते हैं कि न्यू एंटर्ड इन द लेबर मार्केट, कि आप बड़ा ज़बरदस्त एक नई चीज़ लेके आए हैं किसी ऐसी जगह के अंदर। ठीक है, न्यू एंट्रेंट इन लेबर मार्केट। ठीक है, कि वो कोई नई चीज़ है, नई इनोवेशन है आपकी, तो उसके भी आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। मसलन कोई ऐसी चीज़ आप किसी ऐसे इलाके में करना चाह रहे हैं जहाँ में वो पहले नहीं है, ठीक है, उसकी शॉर्टेज है वहाँ पे, तो उसमें आपको 20 पॉइंट उसके मिल जाते हैं। तो ये वो मैंने आपको ब्रीफली बड़े आसान अल्फाज में बता दिया है कि अगर आप यूके के अंदर आना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो अब जनवरी 2021 से आपको ये सारा सिस्टम जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब इस सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद इनका ये है कि जी जो नॉन स्किल्स वर्कर हैं उनकी एंट्री हम यहाँ रोक दें।
ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर इस तरह की जॉब जो मैंने जिक्र किया है, तो ये आप इसमें आएंगे तो फिर ऑब्वियसली जो अनस्किल्ड या लो स्किल्स माइग्रेंट होंगे उनके लिए मसाइल होंगे, उनके लिए यहाँ आना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। लेकिन उसमें एक जो अच्छी खबर है वो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ को ये है कि अब कंजर्वेटिव यानी टोरी गवर्नमेंट के जो अपने लोग हैं उन्होंने जो हमारी होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल साहिबा, उनको ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पर, ठीक है जी, और ये केयर सेक्टर में जो लो स्किल वर्कर हैं उनके लिए भी आप कोई स्कीम अनाउंस करें। जैसे मसलन आप अस्पताल के अंदर जो क्लीनर हैं, ठीक है, जो पोर्टर हैं वहाँ पे, इसी तरीके से जो प्राइवेट हेल्थ केयर होम्स हैं उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अब क्योंकि हुकूमती बेंचों से ये बात आ रही है कि इसके ऊपर कोई स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना के सिलसिले में हमने देखा है कि ये जो लोग थे यानी अस्पतालों के अंदर जो क्लीनर थे, जो पोर्टर थे और वो जो और अनस्किल्ड लोग जो काम कर रहे थे वो उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर का रोल प्ले किया है। तो अब हम ये समझते हैं, ज़ाती तौर पर एज अ लॉयर भी हम समझते हैं और हुकूमत खुद ही ये बात अब हुकूमती बेंचों में समझती आया है कि ब्रेक्सिट के बाद देयर विल बी अ गैप। तो उस गैप को आप कैसे फिल करेंगे? अब कौन करेगा अस्पतालों में क्लीनिंग का काम, ठीक है जी, कौन करेगा पोर्टर का काम? इसी तरीके से जनाब जो केयर होम्स हैं प्राइवेट, उसके अंदर काम जो है वो कौन करेगा, क्लीनिंग का, छोटे काम जो होते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये जो टोरी पार्टी के अपने जो लोग हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने प्रीति पटेल साहबा से ये रिक्वेस्ट की है। तो मैं भी ये समझता हूँ और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में पहले भी ये कहा है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कोई सीरियस थिंकिंग करे और कोई नई स्कीम जो लो स्किल्स या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए भी लेके आए, ठीक है। तो आप ये प्रोग्राम देखते रहें, ZMC नेटवर्क को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट होती है वो हर वेंसडे को मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल जो है वो उन्होंने ये पूछा जी किसी ने कि जी हमारे पास जो है वो 2.5 ईयर की डिस्क्रेशनरी लीव है, तो हमारा बच्चा जो है वो अगर शादी पाकिस्तान में करे तो क्या वो अपनी जो वाइफ है उसको बुला सकता है, और उनका जो बेटा है उसके पास भी 2.5 ईयर का वीज़ा है। देखें, जो बेसिक लॉ है वो तो यही है कि आप या तो सेटल हों या आप ब्रिटिश सिटीज़न हों, तो फिर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लेकिन बिग इफ़, लेकिन ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है तो अब लॉ के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है अंडर अपेंडिक्स FM कि आप अपने स्पाउस को बुला सकेंगे, लेकिन वो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होगा, ठीक है। और उसमें अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है तो उस स्पाउस को उतना ही वीज़ा मिलेगा जो कि यहाँ के पे स्पॉन्सर का होगा, और फिर जब ये यहाँ का स्पॉन्सर जो है वो अपने 2.5 ईयर की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसी के साथ फिर उसका भी एक्सटेंशन के लिए चली जाएगी। लेकिन जो आने वाला स्पाउस होगा वो भी फिर जिस तरह से स्पॉन्सर 10 ईयर के रूट के ऊपर है, वो भी फिर जो है वो 10 ईयर के रूट के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो इस हवाले से जो आपका बेसिक सवाल था कि जी वो क्या उनको बुला सकते हैं, तो लॉ में ऐसी गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये एक टेक्निकल एप्लीकेशन होगी, लिहाजा कोशिश करें कि किसी अच्छे शख्स से जिसको लॉ के बारे में पता हो उसके साथ आप रब्ता करें, उसके साथ डिस्कस करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको दिखाएं, तो एप्लीकेशन अच्छी बनाएंगे तो एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है जी। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल इन्होंने कहा जी कि हमने अपने बच्चे के लिए नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, की रजिस्ट्रेशन तो हो गई है और सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू हो गया है, लेकिन होम ऑफिस ने अब एक लेटर लिखा है कि जो फ़ीस पे की गई थी वो नहीं गो थ्रू हो सकी, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो फ़ीस पे करें। तो लिहाजा ये कह रहे हैं जी कि क्या
अब मेरे हालात ऐसे हैं कि शायद मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता, तो मैं अब क्या करूं, क्या मैं बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई अब कर सकता हूं या नहीं कर सकता। देखें, बात यह है कि फ़ी का देना जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। मुझे अब मैं हैरान हूँ कि होम ऑफिस नॉर्मली ये होता है कि जब तक वो फ़ीस आपके बैंक से क्लियर ना कर दें उस वक्त तक वो एप्लीकेशन को जो है वो नहीं करते, प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप इस मामले में थोड़े लकी हैं कि उन्होंने आपकी, हो सकता है कोरोना की वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो गई और उसके ऊपर सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू हो गया, बट यू आर नाउ लायबल टू पे दैट फीस, ठीक है जी। तो आपको वो फ़ी पे करनी पड़ा। हाँ, अगर किस तरह से नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली आप होम ऑफिस को लिखें, अपने सर्कमस्टांसेस उनको बताएं। तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि होम ऑफिस जो है वो कहे कि ठीक है, आप जितने पैसे दे सकते हैं उस हवाले से आप दे दें। दूसरा ये है कि हो सकता है कि वो फिर आपको एग्जम्प्ट कर दें या आपको वेव कर दें फ़ीस के ऊपर। तो लेकिन ये है कि आप, मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पैसों का मामला होम ऑफिस से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता उस वक्त तक कोशिश करें कि उसको ज़रा होल्ड पे रख लें, जो आपकी पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है जी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन जी। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है जी, ये है जी कि हमने अप्लाई करना है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन फैमिली में, यानी वाइफ ने करना है। तो एक तो उसका प्रोसीजर वो कहते हैं जी कि क्या है, और क्या हम 28 डे से पहले हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि 5 साल पूरे होने से, अगर 28 यानी वीज़ा एक्सपायर होने से अगर आप 20 डेज़ पहले आप एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस या सेम डे सर्विस जिसको हम कहते हैं, अगर वो भी आप करना चाहें तो वो भी आप 28 डेज पहले आप कर सकते हैं, ला में इसकी गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था कि जी इसका प्रोसीजर क्या है, कि क्योंकि अब चीज़ें जो हैं, आपने जब आपको इनिशियल वीज़ा मिला था तो उस वक्त और थी, पेपर एप्लीकेशन होती थी। अब जो है ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप खुद अगर कॉम्पिटेंट एनफ हैं, आपको पता है सारे लॉ का, तो आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी वकील की खिदमत लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये होगी अब एप्लीकेशन ऑनलाइन। अब एप्लीकेशन जब ऑनलाइन आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर आप सारी डिटेल्स उनको देते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुद एक जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो जनरेट करता है और वो आपको ये कहता है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लाने हैं। फिर उसके बाद आप उसका जो एप्लीकेंट होते हैं उसकी डिक्लेरेशन जो है वो आपने साइन करना होता है। जो उसका स्पॉन्सर है, स्पाउस है, उसका जो है वो आपने करना होता है, डिक्लेरेशन जो है वो साइन करना होता है और फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसमें ये होगा कि जो आपको अपॉइंटमेंट बुक मिलेगी, जहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर्स अब यहाँ मौजूद हैं, कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं उससे इर्द गिर्द के कई इलाकों में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब यूँ ही आप अपना पोस्ट कोड लगाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके अराउंड जो है वो कहाँ कहाँ है। लेकिन कोरोना की वजह से अभी क्योंकि तमाम जो ऑफिसेज हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं हो सकते, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़े अपॉइंटमेंट लेने के लिए। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने अप्लाई ज़रूर कर देना है, ठीक है। जब आप अप्लाई कर देते हैं यानी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो यू आर सेफ, ठीक है। अपॉइंटमेंट अब आपको जब भी मिलती है वो एक अलग से मसला है, लेकिन ये है कि आप ने जो है वो करना है कि जी आप ने एप्लीकेशन कर देनी है और उसका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने पूछे थे वो डॉक्यूमेंट वही तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जब एक्सटेंशन कराई थी स्पाउस वीज़े के लिए, तो वही है। यानी आपको 18,600 की कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। इंग्लिश टेस्ट जो है अब आपको वो करना पड़ेगा। लाइफ इन यूके जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये मोटी प्रॉपर्टी असेसमेंट रिपोर्ट भी उस तरह से जाएगी। बच्चे हैं तो उनकी पासपोर्ट वगैरह, उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो साथ लगेंगे। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही आपके लगेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी कोरोना की वजह से रिलैक्सेशन ये है कि अगर आप मार्च के बाद से अगर आपका काम नहीं है या आप फर्लो एम्प्लॉय हैं तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि हम जो मार्च से पहले की पोजीशन थी वो देखेंगे कि उससे पहले आप क्या रिक्वायरमेंट पूरी करते थे या नहीं करते थे। इसी तरीके से
कि अगर आप फर्लो यानी 80% आप ले लेते तो वो ऐसे ही कंसीडर होगा कि जैसे आप 100% जो आपकी लॉकडाउन से पहले की वेजेस थी वही वो आपकी कंसीडर करेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि लोगों ने ये समझा कि जी वो जो 31 जुलाई वाली तक एक्सटेंशन है वो इनकी भी है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के जो वीज़े थे, यानी जो लोग विजिट वीज़े के आए हुए थे या जो वहाँ स्टक हुए थे वो नहीं आए, तो वो उनके लिए थे। ये जो जो यहाँ पे थे उनके लिए तो ये है कि सबमिशन तो आपने इन टाइम ही करनी थी, ठीक है। तो ये जनाब जो है वो आप लोगों के साथ से जी। फिर दूसरा एक और सवाल ये भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं कि जो शख्स यहाँ पे विज़िट वीज़े के लिए आया हुआ है, अब वो क्योंकि कोरोना की वजह से वो वापस नहीं जा रहा और उनका तकरीबन 6 महीने या उससे कुछ ज़्यादा अरसा यहाँ हो गया, तो अब उनके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल ही इसके ऊपर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हुकूमत ने कहा है कि अब ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। जैसे मसलन उन्होंने 31 मई तक दी, सबको दी, फिर उसके बाद जिन लोगों को उसमें की, फिर उन्होंने कहा कि उनको हमने 31 जुलाई तक सबको हमने दे दी है। तो उन्होंने अब कहा है कि अब हम ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा है कि अब हम केस टू केस देखेंगे। तो अगर आप स्टिल आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस मौजूद हैं तो अब आपको होम ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो फिर आप उसको अब आप उसको देख लें। अगर आप समझते हैं कि आपने उनको वही ईमेल करना है तो उसमें अगर आप अपना सारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताते हैं तो होम ऑफिस हो सकता है कि उसको भी कंसिडर करें। लेकिन ये अब केस टू केस होगा। अब हर बंदे ने ये नहीं समझना कि जी हम जो है हमें मिल गया है। आपने डेफिनेटली होम ऑफिस के साथ आपने कांटेक्ट रखना है और उस सूरत में आपको ये होम ऑफिस बताएगा कि आपके वीज़े की क्या पोजीशन है। लेकिन कोशिश करेंगे जी अपने आप को ओवरस्टे ना करें, क्योंकि जब आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो फिर उससे आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है उसके ऊपर उसके बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जो आने वाले वीज़े हैं वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो आज के लिए सवालात तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि ये थोड़ा ब्रीफ दुरानिया का मुख्तसर दुरानिया का प्रोग्राम होता है, कोशिश जिसमें ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग पूछते हैं वो आप लोगों तक पहुँचा दें। और इससे ये होता है कि बहुत सारे और भी दीगर अशखास जो देख रहे होते हैं उनके ज़हन में भी सवाल आ रहे होते हैं, लेकिन अगर उनका सवाल ना भी आया हो तो ये उनको जवाब मिल जाता है। लेकिन जैसे आज कुछ सवाल इंपॉर्टेंट थे तो उनका मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी और उनको फ़ायदा जो है वो उसका होगा। फिर ये आपका प्रोग्राम है, आपके सवालात की रोशनी में मैं तरतीब देता हूँ। आपको अगर कुछ सवालात आपके ज़हन में किसी भी लॉ के हवाले से आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये आप लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के लिए या अपने ईमेल के ज़रिए, या ये जो मैंने कहा है कि ये पेज है ZMC नेटवर्क, इसको आप फॉलो करें, लाइक करें, या फिर यूट्यूब में अगर आप मुझे फॉलो करें ZMC TV पे, तो ZMC TV को अगर आप YouTube पे फॉलो कर लेंगे तो मेरे आने वाले तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं लॉ के से हवाले से डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर वो आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो वो उसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। टिल नेक्स्ट वेंसडे अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपने मेज़बान ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अगले वेंसडे को। अल्लाह हाफिज़।